गरीब सास की 5 बहुओं की सफलता। जी उठिए ना, आप मुझे और हमारे बच्चों को इस तरह से बीच मझधार में यूं अकेला छोड़कर नहीं जा सकते। हे भगवान, ये क्या हो गया? अब हमें कौन देखेगा? गरीब जानकी की आंखों के सामने उसके पति बुधन की लाश होती है। अपनी जान जोखिम में डालकर बुधन 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए बिजली के लिपटी नंगे तारे ठीक करता है, जिसने आज उस गरीब की जान ही ले ली। तभी जानकी के 5 बेटों में से अखिलेश उसके आंसू पोंछता है। माँ रो मत माँ, मैं हूँ ना, मैं कमा कर खिलाऊंगा तुम्हें और अपने भाइयों को। हर माँ बाप की तरह बुधन और जानकी भी अपने 5 बेटों को अच्छी जिंदगी और भविष्य देना चाहते थे, मगर बुधन की मौत ने उनके हाथों से कलम छीनकर उनके कंधों पर घर का बोझ डाल दिया और इसी तरह से उस कच्ची झोपड़ी में 2 वक्त की रोटी कमाते हुए 15 साल बीत गए। समय है कि अब मैं अपने 5 बेटों की शादी के बारे में सोचूं। जय राम जी की जानकी बहन। आइए पंडित जी, ये रही मेरे 5 बेटों की तस्वीर, जिनके लिए आपको लड़की ढूंढनी है। बहन जी, आपके बेटों के लिए लड़कियां तो मेरी नजर में है, जो बड़ी ही संस्कारी और सुशील हैं, मगर वो बड़े ही गरीब घर से हैं, इसीलिए उनके पिता दान दहेज नहीं दे पाएंगे। पंडित जी, मैंने खुद गरीबी भरे दिन देखे, इसलिए मुझे खुद दहेज नहीं चाहिए। बस ऐसी बहू चाहिए जो मेरे घर परिवार को जोड़ कर रखे। पंडित जी जानकी के 5 बेटों का रिश्ता लेकर गुड़ी नाम के घर जाते हैं। तभी पूनम भराई आंखों से कहती है, बाबूजी, हम 5 अभी शादी नहीं करना चाहती, हम पढ़ना चाहती हैं। 10वीं तक पढ़ा चुका हूँ मैं तुम 5 को, इतना बहुत है। इससे ज्यादा पढ़ाकर कौन सा तुम अफसर या कलेक्टर बन जाओगी? करना तो तुम्हें चूल्हा चौका ही है। अब मैं तुम्हारा बोझ और नहीं उठा सकता। गुड़ीराम की बातों में भरी कड़वाहट के पीछे छिपी थी उसकी चिंता, क्योंकि जिस समाज में वो जी रहा था उसमें एक गरीब के लिए जवान बेटियों को घर बिठाकर रखना, हर दिन 100 ताने, बातें और गालियां खाना था। आखिर में आशा, पूनम, राधा, नीलम और विद्या की शादी हो जाती है और वह ससुराल आ जाती हैं, जिसमें घर के नाम पर उनके पास थी तो बस एक सालों पुराना कच्चा घर, जो कब ढह जाए। आओ आओ मेरे घर की लक्ष्मियों, इस ससुराल में तुम्हारा स्वागत है। 5 गृह प्रवेश करके अपने गरीब सास के पांव छूती हैं। जुग जुग जीती रहो मेरे घर की लक्ष्मियों। जानती हूँ मेरा घर बहुत छोटा है, मगर जो है यही है। फिर शादी की रात पूनम अखिलेश से कहती है, अखिलेश जी, मैं इतनी जल्दी शादी नहीं करना चाहती थी, मैं पढ़ना चाहती हूँ, मगर सब खत्म हो गया। पूनम, रो मत। तुमने जो सपने देखे हैं उसे मैं पूरा करूंगा। जानती हो पूनम, घर की जरूरत को देखकर हम भाई बहुत छोटी उम्र से कमा रहे हैं। हमारा भी सपना था पढ़ लिख कर कुछ बनने का, मगर मैं चाहता हूं कि तुम पढ़ो। मैं खुद को गिरवी रखकर भी तुम्हें पढ़ाऊंगा, यकीन मानो। ये सुनकर खुशी से पूनम की आंखों से झरझर आंसू गिरने लगते हैं। वह अपने पति के गले से लग जाती है। अगले दिन अखिलेश जानकी को ये बताता है, माँ, बिंदिया भी पढ़ना चाहती है और शिक्षक बनना चाहती है। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है कि मेरी बहुएं पढ़ने की और जीवन में कुछ करने की इच्छा रखती हैं। बहू, आज से तुम पढ़ो, खूब पढ़ो। मगर माँ जी, हमारी पढ़ाई में लाखों रुपए लगेंगे। इस गरीबी में हमारे पति 2 वक्त की रोटी इतनी मुश्किल से कमाते हैं, पढ़ाई के लिए इतने पैसे कहाँ से आएंगे? बहू, मैं और मेरे 5 बेटे मेहनत करेंगे, तुम जीवन में सफल हो सको, ताकि कल को जब लोग तुम्हें देखें तो कहें, वो देखो, गरीब जानकी की अफसर कलेक्टर बहू जा रही है। अगले दिन जानकी की 5 बहुएं 10वीं के बाद की पढ़ाई के लिए दाखिला लेती हैं और मन लगाकर पढ़ती हैं, मगर ऐसे में कई दिनों तक उनके पास इतने भी पैसे नहीं होते कि वह 2 वक्त का खाना खा सकें। कई रोज वह नमक पानी पीकर सोते हैं। पैसे के बलबूते पर जहां अमीर सफल पर सफल होते चले जाते हैं, वहीं एक गरीब को भूख की आग में तपना पड़ता है। समय बीतता है और 2 साल बाद वह 12वीं पूरी करती हैं। पूनम दीदी, अब तो हम 5 बहुओं ने 12वीं कर ली, मगर आगे कॉलेज की फीस भरने के लिए एक जन की फीस 10,000 है। मतलब हम 5 की फीस 50,000 रुपए। इतने पैसे कहाँ से आएंगे? क्यों ना हम तीनों घर में कोई छोटा मोटा काम कर लें। अभी तो हमने सिर्फ अपनी सफलता की पहली सीढ़ी पार की है।
अब हम पांचों को अपने पति और अपनी गरीब सास के साथ कुछ करना होगा। पैसे जोड़ने के लिए विद्या घर में ट्यूशन देने लगती है। पूनम और राधा घर की जिम्मेदारियां देखती हैं और आशा नीलम नौकरी पर लग जाती हैं। पूनम बहू, राधा बहू, मैं कोटा जा रही हूँ, गेहूं चावल मिलने वाला है। रुकिए माँ जी, राशन हम दोनों ले आते हैं, पहले ही आप हम बहू की पढ़ाई लिखाई का बोझ उठा रही हैं। पूनम बहू, तुम पांचों को पढ़ना लिखना तुम्हारी इस गरीब सास के लिए बोझ नहीं बल्कि खुशी है। जानती है बहू, एक गरीब से ना लोग उसका सब कुछ छीन सकते हैं, बस एक विद्या ही ऐसी चीज है जो उनसे कोई नहीं छीन सकता। तुम्हारे ससुर जी के जाने के बाद मैंने बहुत दुख देखे हैं। अगर पढ़ी लिखी होती तो खुद कोई काम करके अपने पांचों बेटों को पढ़ाती लिखाती और उन्हें पालती पोसती, तो आज मुझ गरीब माँ के बेटे मजदूर ना होते, बल्कि वो भी कलम की कमाई खा रहे होते। ये कहते कहते जानकी की आंखों से झरझर आंसू गिरने लगते हैं, जिसके बाद उसकी दोनों बहू उसके साथ जाकर कोटे से गेहूं चावल लाकर अपने हाथों से चक्की में उसे पीसती हैं। वह दिन भर अपना काम करती हैं और रात में बड़ी ही मेहनत और लगन से लालटेन की रोशनी में जाग कर पढ़ाई करती हैं। इसी तरह से साल बीतते गए। जानकी अपनी बहू के लिए एक माँ बनकर जिम्मेदारियां निभाती। साल बीतते गए, फिर एक दिन उन्हें लेटर आता है। आशा बहू, देखना तेरे लिए एक चिट्ठी आई है। मेरे लिए माँ जी? जैसे ही आशा वह चिट्ठी खोलकर पढ़ती है, उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं। क्या हुआ? क्या लिखा है इसमें? माँ जी, मैं अफसर बन गई माँ जी। आशा अपनी सास के पैर छूती है और पहली पोस्टिंग के लिए चली जाती है। जानकी की बाकी चारों बहू भी अपनी मेहनत में लगी होती हैं। पूनम तड़के भोर 4 बजे से ही दौड़ लगाती, विद्या नेट की परीक्षाएं देती और नीलम लॉ पढ़ती। वहीं राधा कलेक्टर की पढ़ाई करती और आखिरकार उनकी मेहनत से उन पांचों को अपनी मंजिल मिलती है और पांचों एक साथ लौटती हैं। पूनम पुलिस की खाकी वर्दी में, वहीं नीलम वकील के काले कोट में, विद्या शिक्षक के रूप में और राधा और आशा अफसर और कलेक्टर बनकर बहुत से तोहफे लेकर लौटती हैं। प्रणाम माँ जी, कैसी हैं आप? मेरे घर की लक्ष्मियां लौट आई। तुम पांचों की सफलता देखकर आज मैं बहुत खुश हूँ। माँ जी, आपने और हमारे पति ने हमारे लिए जो कुछ भी किया है, उसके लिए हमारे पास कोई शब्द नहीं जो हम कह सके, मगर ये तोहफा आप सभी के लिए। जैसे ही जानकी डब्बा खोलती है, उसमें बड़ी महंगी साड़ी होती है। माँ जी, कैसी लगी ये साड़ी? बहुत बहुत अच्छी है। तो फिर ये फटी हुई साड़ी उतारकर आप इसे पहन लीजिए। जानकी अपनी बहू का दिया वह साड़ी पहन लेती है। उसकी आंखों से बस आंसू बहते जा रहे थे। ऊपर वाले, तूने मुझसे जो छीना आज उसे बढ़ा कर दिया है। आज मुझ गरीब सास की पांचों बहुओं को सफलता मिल गई, मगर बहुत दुख दिखाए तूने मुझे। माँ जी, आपने तो अपना फर्ज पूरा किया, अब बारी हम बहुओं की है। ये कहकर वह पांचों अपनी सास की आंखों पर पट्टी बांधकर उसे गाड़ी में बिठाकर चल देती हैं, जहां गाड़ी एक बंगले में आती है। जैसे ही 5 बहुएं अपनी सास के साथ गाड़ी से नीचे उतरती हैं, वहां खड़े पुलिस वाले उन्हें सैल्यूट ठोकते हैं। बहू, ये तुम पांचों मुझे कहाँ ले आई हो? ये किसका घर है? आशा भराई आंखों से कहती है। ये हमारा घर है माँ जी। आपने हम पांचों गरीब बहू को सफल बनाने के लिए खुद को जिस मेहनत में झोंका, उसका नतीजा। बस माँ जी, बहुत दुख झेल लिया आपने, अब आराम कीजिए। अखिलेश जी, मोहन भैया, अब आप चारों भी मजदूरी का काम नहीं करेंगे। आपने हमारी अधूरी सपनों को पूरा किया है। हम गरीब हुए इस सफलता की जिस सीढ़ी पर खड़े हैं, वो आपके और सासू माँ की वजह से ही है। इसके बाद वह पांचों पैसे लगाकर अपने पतियों का भी व्यापार खुलवाती हैं। आज जो कोई जानकी के पांचों सफल बहुओं को देखता है, वह उसकी खूब प्रशंसा करता है। ये उनकी मेहनत और लगन ही थी जिसने एक गरीब सास की बहुओं को इतना सफल बनाया था। विवेक, देखो ना, देवर जी के सर पर ये दूल्हे का सेहरा कितना सज रहा है, कितने सुंदर लग रहे हैं। तारा, सारा प्यार अपने देवर पर अभी लुटा दोगी? बारात निकलने को तैयार खड़ी है। इतने में तारा की आंखें भीग जाती हैं। बस हम देवर भाभी के बीच का ये प्यार आज भर के लिए ही तो है।
कम से कम मुझ भाभी को अपनी प्यारे इकलौते देवर से एक आखिरी बार लाड तो लड़ा लेने दो। कल से तो देवर जी कविता की सुनेंगे। ऐसा कभी नहीं होगा भाभी, आप और भैया मेरे लिए मेरे भगवान हैं। यही तो सुनना था मुझे देवर जी। असल में तारा अपने देवर से यही सुनने के लिए मक्खन लगा रही थी। इसके बाद कविता से चंदन की शादी हो जाती है और देवरानी बनकर वो ससुराल आती है। हाओ देवरानी जी, तुम्हारा स्वागत है। कलश को गिराकर गृह प्रवेश करो। गृह प्रवेश करके कविता चंदन के साथ कमरे में चली जाती है। कविता, तुम्हें तो पता है पिछले 5 साल पहले ही माँ बाबूजी चले गए। भाभी भैया मेरे लिए भगवान के जैसे हैं, मैं उन्हें पूजता हूँ। चंदन जी, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ। मेरा सपना है कि मैं वकील बनूं। कविता, मैं खुद तो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, छोटी मोटी नौकरी कर रहा हूँ, मगर अगर तुम वकील बनना चाहती हो तो मैं तुम्हारे सपने में तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। अगले दिन ये बात चंदन विवेक तारा को बताता है। भाभी, विवेक भैया, कविता वकील बनना चाहती है। अरे, ये तो अच्छी बात है, आज के जमाने में खुद के पैरों पर खड़ा होना। अगर मेरी ये 2 कौड़ी की देवरानी वकील बन जाएगी तो कहीं ये बंगला गाड़ी सब कुछ हड़प ना ले। पर विवेक, देवरानी जी को वकील क्यों बनना है? फिर घर की जिम्मेदारियां कौन संभालेगा? मैं पढ़कर भी अपनी सारी जिम्मेदारियां निभाऊंगी जेठानी जी। इसके बाद कविता एलएलबी में एडमिशन ले लेती है, मगर दूसरी तरफ उसकी जेठानी इस बात से बहुत जलती है। ये कल की आई मेरी 2 कौड़ी की देवरानी समझती क्या है? खुद को बड़ी वकील बनने ऐसी चाल चलूंगी कि वकील बनने का ख्वाब खाक हो जाएगा। अपनी गरीब देवरानी का काम बढ़ाने के लिए तारा सारे बर्तन सिंक में डाल देती है और बर्तन धोने के साबुन में पानी डाल देती है। अब आएगा मजा। देवरानी जी, अरे ओ देवरानी जी, जल्दी से यहां आओ। बेचारी कविता आधे में ही पढ़ाई छोड़कर आती है। जी जेठानी जी, आपने बुलाया? ये सब क्या है? अभी तक गंदे बर्तन सिंक में पड़े हैं, इन्हें कौन मांजेगा? तुम्हारी माँ? पर मैंने तो सारे बर्तन धो दिए थे। तो तुम कहना चाहती हो मैंने ये जानबूझकर किया है? हाँ, और ये सब तुम्हारे गरीब बाप ने अपने घर से नहीं भिजवाया है जो इसे पानी में गलने के लिए छोड़ दिया। अब जल्दी जल्दी काम निपटाओ वरना तुम्हारी किताबें फाड़कर फेंक दूंगी। गरीबी का ताना देकर सुनाकर बेचारी कविता की आंखों से टप टप आंसू गिरने लगते हैं। वह काम में लग जाती है। उस दिन से जब भी वह पढ़ने बैठती, तारा उसे कामों में उलझा देती। हरि ओ महारानी, कहाँ मर गई? जल्दी से यहां आ। जी जेठानी जी। जल भुनकर अपनी गरीब देवरानी के हाथों से उसकी किताबें वो छीन लेती है। जब देखो मरजानी किताबों में घुसी रहती है। मुझे कटहल की सब्जी खाने का मन है, जा जाकर कटहल काटकर सब्जी बना। खाना बनाते हुए कविता कहती है, जेठानी जी के इस बर्ताव के लिए चंदन जी से बात करूं? नहीं नहीं, ऐसा ना हो कि मेरी वजह से ये घर टूट जाए। कुछ दिनों बाद तारा प्रेग्नेंट हो जाती है। विवेक, तुम पापा बनने वाले हो। क्या सच में तारा? आज मैं बहुत खुश हूं। अब मेरे पास सही हथियार है। इतने दिनों में जो मैं नहीं कर सकी वो मेरा होने वाला बच्चा करेगा। मेरी इस 2 कौड़ी की देवरानी को इस घर से बेदखल। तारा हर दिन अपने पति के कान भरने लगती है। फिर एक दिन, हरि ओ मेरी गरीब देवरानी, चले पढ़ाई लिखाई छोड़कर मेरे लिए जूस बना कर ला। भाभी, दिन भर तो आप बेचारी कविता से काम करवाती हैं, वो पढ़ेगी कब? तभी तारा अपने पति विवेक के आगे झूठ मूठ में रोती है। देख लो जी देवर को, मैंने अपने बेटे की तरह माँ जी बाबू जी के जाने के बाद छाती से लगा कर पाला। वो आज कितना बदल गया। क्यों रे चंदन, एक तो तू खुद कमाता धमाता है नहीं, दोनों मियाँ बीवी मेरे टुकड़ों पर पल रहे हो। निकल जाओ इस घर से। इस घर की एक एक ईंट मैंने अपने पैसों से लगाई है, मैंने खड़ा किया है ये घर। चंदन रोते हुए कविता के साथ घर से निकल जाता है और बाहर एक झोपड़ी डालकर रहने लगता है। चंदन जी, मुझे नहीं बनना वकील। अब मेरा सपना नहीं रह गया। अब से मेरी जिंदगी आप पर शुरू और आप पर खत्म है। नहीं कविता, मैं चाहता हूं कि तुम वकील बनो। देखो कविता, कल तक मैं एक हरे भरे बड़े पेड़ की टहनी था जो कि आज उससे कट चुका हूं, छट चुका हूं। अब मेरा वजूद एक गरीब का है,
मगर मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं खूब मेहनत करूंगा, चाहे मुझे अपने आप को गिरवी भी रखना पड़े तो भी मैं तुम्हारे सपने को पूरा करूंगा। तुम बस पढ़ाई करो। ये सुनकर कविता फूट फूट कर रोने लगती है और पढ़ती है। वहीं चंदन 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए गरीब मजदूरों के बीच ईटा भट्टी में काम करता, तो कभी कोयले के खदान में, जिसके चलते उसके कंधे रोज जख्म से छिल जाते। अजी बस आपको इतना दुख तकलीफ देकर मैं अपना वकील बनने का सपना पूरा नहीं कर सकती। कविता अपने पति को वो काम करने से तो मना कर देती है, पर खुद हिम्मत नहीं हारती और दर्जी का काम शुरू कर देती है। वह दिन भर लोगों के कपड़े सीती, रात में अपनी झोपड़ी के बाहर रोड पर लगे लाइट की रोशनी में पढ़ती। वहीं उसकी अमीर जेठानी की जिंदगी ऐश भरी बीतती। कविता अपनी परीक्षा तो देती मगर वह फेल हो जाती। उसकी जेठानी उस पर खूब हंसती। हो गया सपना पूरा, बन गई वकील, मेरी गरीब देवरानी। अपनी औकात से बाहर सपने देखोगे तो यही होगा ना। एक गरीब को सपने अपनी औकात के हिसाब से देखने चाहिए थे। तुम दोनों की जिंदगी ना इस झोपड़ी में ही बीत जाएगी। तारा के दिए ताने कविता के हौसले को तोड़ने की जगह और मजबूत कर देते हैं। वह फिर से पढ़ाई करके परीक्षा देती है, जिसके बाद वह पास हो जाती है। मगर जिंदगी कब किसे बुरा वक्त दिखा देती है ये कोई नहीं जानता। अचानक से तारा के पति विवेक के बिजनेस पर एक बड़ा स्कैम लगता है। पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। इंस्पेक्टर, मेरे पति ने क्या किया है? क्यों बंद किया है इन्हें? घूसखोरी की कमाई खाता है ये, स्मगलिंग के धंधे चलाता है। नहीं नहीं, ये सब झूठ है। मैं आपको यकीन दिलाती हूँ ये बेकसूर हैं। मैडम, सफाई देने से काम नहीं चलने वाला, कानून सबूत मांगती है। जाओ जाकर काले कोट वालों को लेकर आओ, खड़ा करो वकील और छुड़ा लो इसे, मगर तब तक तो इसे जेल की रोटी ही तोड़नी पड़ेगी। अपने पति को बचाने के लिए तारा बहुत से वकील से बात करती है। मिस्टर चौटरानी, आप शहर के सबसे बड़े वकील हैं, फिर भी आप मेरे पति का केस लेने से मना कर रहे हैं। देखिए तारा जी, आपकी तकलीफ मैं समझता हूँ, मगर ये केस हमें हर सूरत में हारना पड़ेगा, क्योंकि सारे सबूत आपके पति के खिलाफ है। इसलिए हम ये केस जीत नहीं सकते। अब आपके पति को कोई नहीं बचा सकता और अगले 2 दिन में आपके घर की नीलामी भी हो जाएगी। तारा की हिम्मत चारों तरफ से टूट जाती है। आखिर में उसे अपनी गरीब देवरानी याद आती है। वह आंखों में आंसू लिए आती है। देवरानी जी, मेरे पति को बचा लो, मैं हाथ जोड़कर तुम्हारे आगे भीख मांगती हूँ। मेरे पति ने कोई जुर्म नहीं किया, फिर भी कोई भी वकील उनका केस लड़ने को तैयार नहीं है। उठिए जेठानी जी, मत रोइए। ऐसी हालत में आपका रोना ठीक नहीं है। मैं आपको यकीन दिलाती हूँ विवेक भैया को कुछ नहीं होगा। मैं बचाऊंगी उन्हें। अपनी देवरानी पर भरोसा कीजिए। कविता अदालत से दरख्वास्त करके केस अपने अंडर में लेती है और फिर दोनों देवरानी जेठानी सबूत जोड़कर कोर्ट में पेश करती हैं, जिससे दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है। कोर्ट विवेक को बाइज्जत बरी कर देती है, जिसके बाद अपनी गलतियों के लिए तारा अपनी गरीब देवरानी के पैरों में गिर जाती है। मुझे माफ कर दो देवरानी जी, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। विवेक, मैंने तुमसे झूठ बोला था ताकि तुम देवर देवरानी जी को घर से निकाल दो। मैंने एक परिवार तोड़ दिया। घर चलो देवरानी जी, वो घर जो तुम्हारा अपना है, जहां तुम देवर जी की दुल्हन बनकर आई थी। ये सुनकर कविता की आंखों में आंसू भर आते हैं और वह अपनी जेठानी के गले लग जाती है, जिसके बाद दोनों देवरानी जेठानी एक साथ खुशी से रहने लगती हैं। कविता अपनी वकील की पढ़ाई को पूरी करके होनहार वकील बनती है।